नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित गुरुजी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बच्चों, क्योंकि पढ़ाई अच्छा चलने के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चलेगी। हाँ बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो, कोई भी नई चीज़ सीखो, तो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या इसकी क्वालिटी होती हैं और क्या चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, सारा पता होना चाहिए उसके बारे में। तभी हमें मैथ पढ़ने में बच्चों मज़ा आएगा। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप तो अनावश्यक डर जाते हो। बच्चे जो हैं पहले ही डर जाते हैं, कई बार जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, हिम्मत नहीं छोड़नी है आपको। आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और मजा भी आएगा। मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ बच्चों। हाँ, पेयर का मतलब होता है बच्चों, दो को कहते हैं पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 हो। लीनियर का मतलब है वेरिएबल की डिग्री बच्चों 1 हो इन टू वेरिएबल। अब इसमें बच्चों वेरिएबल जो आएंगे दो आएंगे। वेरिएबल जो होते हैं ए से लेके जेड तक के ये वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है बच्चों। तो इस तरह की इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये बच्चों लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। दूसरा एग्जांपल देते हैं 3x माइनस 1/2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर भी दो वेरिएबल हैं x एंड y। तो इसको हम एक पेयर कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? अ पेयर। ये एक पेयर है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों, अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करते चलेंगे, तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं अपने बच्चों से बार बार यही कहता हूँ, बच्चे तो पता नहीं क्यों घबराते हैं मैथ से, जबकि मैथ सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आसान है। हाँ बच्चों, अब इसमें हम कुछ बातें करेंगे। जैसे लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू लीनियर इक्वेशंस। ये दो कोई लीनियर इक्वेशन है बच्चों ऑफ टू वेरिएबल्स, ऑफ टू वेरिएबल्स। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि दो वेरिएबल को मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें तो कई सारे वेरिएबल हो गए। अब बच्चों इसमें a1 b1 c1 जो है, एक आपको वैसे ही एक नंबर की जगह दे दिया गए हैं। ये क्वेश्चंस में जो आपको आएंगे इसकी जगह नंबर्स आएंगे, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। वेरिएबल केवल x और y को लेंगे, क्योंकि इसकी जगह और इसकी जगह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह नंबर आएंगे आपको। अब ये बच्चों दो इक्वेशंस हैं। अब हमारे सामने बात आती है, किसी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। बच्चों ये कॉमन बात है और एक जनरल बात है, इसको जरा समझना आप। बहुत से बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है। बच्चों सॉल्यूशन का मतलब होता है इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू को फाइंड करने को ही सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज करो
मैंने एक इक्वेशन ले ली, सिंगल वेरिएबल का एग्जांपल देके दिखा रहा हूं, 5x + 2 = 0। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और सिंगल वेरिएबल में है x में। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 5x = हो जाएगा -2 और x = हो जाएगा -2/5। तो ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, सोल्यूशन। और कोई आपसे कहे इसका सोल्यूशन फाइंड करो, तो उसके अंदर वेरिएबल को निकालने को ही हम सोल्यूशन बोलते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सोल्यूशन क्या चीज है भाई, सोल्व कैसे करते हैं। तो उसका तरीका ये है बच्चों, सोल्यूशन का मतलब जो उसके अंदर वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल है तो एक की वैल्यू निकाल लो, दो वेरिएबल है तो दो की वैल्यू निकाल लो, उसी को सोल्यूशन कहेंगे। हाँ, अब बच्चों इसमें जो है ये हमारे सामने दो लीनियर इक्वेशन हैं। अब आपने 9th क्लास में किसी इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 3x + y = 0 ले लो। चलो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, पुट x = 1, ये क्या आ जाता था, 3 × 1 + y = 0। तो इससे y = आ जाता था बच्चों 3 × 1 = 3 और 3 उधर जाएगा माइनस का बनेगा, 0 - 3 यानी कि -3 आ जाएगा। तो x = 1 आया और y = क्या आ गया था, -3। ये इसका एक सॉल्यूशन था। इसी तरह से हम एक इक्वेशन के इसके और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर x की जगह हम 2 ले लें तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, x की जगह फिर कुछ और ले लें, y की वैल्यू उसके लिए अलग आएगी। यानी कि जितने भी हम x की वैल्यू लेंगे उन सब के लिए y की वैल्यू अलग अलग आती चली जाएगी। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी ले लें तो x की वैल्यू अलग अलग आती चली जाएगी, y की अलग अलग हर वैल्यू के लिए। तो इस इक्वेशन के बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक इक्वेशन के इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब बच्चों आप 10th में क्या पढ़ोगे, 10th में आपको दो इक्वेशन देके रखेगा वो, और आपसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो एक आध सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें बच्चों तीनों कंडीशन आपको आएंगी। एक सॉल्यूशन भी आ सकता है यूनिक, एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना आए। तो उसका पता लगाने का तरीका है एक बच्चों की, हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, हम कैसे पता लगाएं कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। चलो बच्चों इसी को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जो भी दो इक्वेशन हैं उनको देख के हम a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम निकालेंगे a1/a2, फिर निकालेंगे b1/b2, उसके बाद निकालेंगे हम c1/c2। इसको निकाल लेंगे, b1/b2 को निकाल लेंगे और c1/c2 को निकाल लेंगे। जब हम ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, अगर पहली वैल्यू ही दोनों बराबर नहीं आई, डिफरेंट आ गई अगर ये दोनों वैल्यू, फिर इनको देखेंगे बच्चों। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा हुआ ये दोनों इक्वल नहीं आई, तो इस कंडीशन में बच्चों अगर हम उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, 9th क्लास में आपने ग्राफ पेपर पे लीनियर इक्वेशन को दिखाना सीखा था। उसमें क्या आता था बच्चों, जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते थे तो वो एक बिल्कुल सीधी लाइन आती थी। अब मैं उसको आपको अभी तो नहीं दिखाऊंगा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के बीच में दिखा दूंगा। लेकिन इसको आपको याद रखना है, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो ये एक सीधी लाइन आएगी, इसका खींचेंगे ये भी एक सीधी लाइन आएगी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो उस कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो ये पहली कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये जो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
अब बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है जब ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का वर्ड का मतलब समझते हो आप? चलो नहीं समझते हो कोई दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो जब हम इनकी दो लाइन खींचेंगे तो इस तरह से आ जाएंगी दो लाइन, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करो i2, y की वैल्यू i3, तो हमेशा ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x की दूसरी वैल्यू आ जाए और y की भी कोई दूसरी वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसे यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, फिर तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। यूनिक का मतलब है केवल एक सॉल्यूशन, तो वो इस कंडीशन में आता है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये आ सकती है, जब आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालोगे तो एक कंडीशन तो बच्चों ये आ सकती है, और दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के बराबर आ जाए। बिल्कुल ये दोनों यहाँ बराबर नहीं आए थे, यहाँ अगर बराबर आ गया, और c1/c2 भी बराबर आ गया, एक कंडीशन ये बन सकती है। तो इस कंडीशन में जो होगा बच्चों, वो जो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि पहली लाइन ऐसे हो जाएगी और दूसरी लाइन जो खींचेगी वो भी इसके ऊपर हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक लाइन है या दो लाइन है। एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, मतलब पहली लाइन का ग्राफ खींचेंगे, फिर दूसरी लाइन का ग्राफ खींचेंगे, तो ऊपर नीचे आएंगे दोनों। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है बहुत सारे सॉल्यूशन होने का? देखो कितनी जगह कट कर रही है ये भाई, ये तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह कट कर रही है एक दूसरे को, हर जगह टच कर रही है। तो इसलिए इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस इस कंडीशन में होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में जो आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं इस तरह की, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, तो कितनी जगह काट रही है? ये एक जगह काट रही है केवल। और ये कितनी जगह काट रही है? ये इनफाइनाइट जगह काट रही है। और तीसरी कंडीशन जो आती है बच्चों, वो भी आती है कई बार, a1/a2 आ जाए इक्वल टू b1/b2 आ जाए, लेकिन c1/c2 इससे अलग आए, यानी कि c1/c2 की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बराबर ना हो, इससे अलग हो। तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब एक लाइन ये जा रही और दूसरी लाइन ये जा रही। आप इनको कितना भी बढ़ा लो, पैरेलल लाइन का मतलब यही है, उनको दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लो, वो कहीं भी ना तो टच करेंगी ना वो कट करेंगी, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। उनके बीच की जो दूरी है हर जगह इक्वल रहेगी। अब बच्चों इस कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में होगा, अब जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। नॉट एनी सॉल्यूशन, इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और कंडीशन जो हो जाएगी पैरेलल लाइन वाली हो जाएगी। जो लाइन आएगी पैरेलल लाइन। ये तीनों कंडीशन बच्चों आपको याद रखनी है और इनको समझ भी लेना अच्छा सा, कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। कई बार वो आपसे कहता है बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको भी कई बार पूछता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट वाली कंडीशन होती है। वो ये पूछेगा आपसे कि बताओ ये दो लाइन जो है कंसिस्टेंट है इनका सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट है? तो बच्चों इस कंडीशन में तो सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये भी कंसिस्टेंट वाली कंडीशन कहलाएगी। कंसिस्टेंट, इस कंडीशन में भी सॉल्यूशन आ रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट वाली कंडीशन कहलाएगी। लेकिन इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो ये कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट ही रहने दो बस इतना। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें बच्चों,
मैं आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 पहला ही क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों जब भी मैं पढ़ाऊं, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि केवल वीडियो देखने से भला हो जाएगा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बच्चों यही बात कहता हूँ, वीडियो केवल समझने के लिए देखनी है। टॉपिक को समझने के बाद आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, पेन का पेपर का यूज करके। अगर आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, सोचोगे वीडियो देख के कि समझ में आ गया मेरे, तो बेटा आपको दिक्कत हो जाएगी। बेटा बुद्धिमान वो होता है बच्चों जो दूसरे के अनुभव से लाभ उठाता है, और मूर्ख वो होता है जो ठोकर खानी पड़ती है जिसको। उसको भी वैसे बुद्धिमान ही कहेंगे, जो ठोकर खा के लाभ ज्ञान ले ले उसको भी बुद्धिमान कहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार ठोकर खाने के बाद भी बुद्धि या ज्ञान नहीं लेते, वो बार बार ठोकर खाते रहते हैं। लेकिन वो मूर्खता है बच्चों। वो आपको लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन वो इस तरह की बात मूर्खता होती है। बुद्धिमानी इसमें है कि आप दूसरों से सीख लो, कहीं अच्छी जगह से कोई अच्छी बात सीख लो, वो आपको जीवन भर काम आएगी, आपको आगे बढ़ाने में काम आएगी। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन बताना है बच्चों। पहला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो बच्चों, दोनों ही मतलब क्लास 10th के बच्चों ने किसी क्विज में पार्टिसिपेट करा है और कुल बच्चे जो हैं 10 हैं। तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे लेट बॉयज इक्वल टू एक्स, गर्ल्स इक्वल टू वाई। अब टोटल बच्चे हैं 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। ये हो गई इक्वेशन 1। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आएगी बच्चों, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन आएगी। आपको हमेशा क्वेश्चन में दो कंडीशन वो देके रखेगा और दो ही बातें वो आपसे पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में सभी में आप पहली बात को x मानोगे, दूसरी बात को y मानोगे, और फिर दोनों कंडीशन से दोनों इक्वेशन निकाल लोगे। फिर अलग अलग तरीके उनको सोल्व करने के हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप उनको सोल्व करोगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है बच्चों, क्योंकि दोनों, और वो कह रहा है फिर इसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर हम इसमें से 4 माइनस कर दें, y माइनस 4 कर दें, तो ये x के बराबर आ जाए। समझे बच्चों? इसको आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हो। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम y में से x को माइनस कर दें, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसको भी आप इक्वेशन 2 कह सकते हो, इसको भी आप इक्वेशन 2 कह सकते हो। ये आपका करने का तरीका है बच्चों। कभी भी किसी चीज को रटना मत, समझने के बाद जो आपका मन कहता है उसको करना है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा। चलो हम ऊपर वाली को ही मान लेते हैं 2, जो बच्चे इसको करेंगे वो भी ठीक है। अब वो कह रहा है बच्चों इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फिर उनको दोनों को ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जहां पे वो लाइन कट करेंगी उसी को हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए बच्चों करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसी लेंगे जिससे कि दूसरे मतलब दोनों आराम से आ जाएं। x को 5 ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट x इक्वल टू 5। 1 में x की जगह 5 ले लिया, तो ये बच्चों बनेगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इससे y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 5 हो जाएगा उधर जाके, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x कोमा वाई इक्वल टू क्या आ गया, 5,5 आ गया। ये पहला सॉल्यूशन आ गया। हमें इसी तरह से 2 निकालने हैं इसके।
अब x की जगह कुछ और ले लो, 5 की जगह क्या लें, 2 ले लेते हैं चलो, या 3 ले लो, पुट x इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इससे बच्चों y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो सॉल्यूशन क्या आया, x कोमा वाई इक्वल टू बन गया हमारा 3,7। ये तो होगा पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन दो। इसी तरह से दूसरी के निकाल लो। चलो दूसरी में फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह ले लो, पुट x इक्वल टू क्या लें, इसकी जगह 1 ले लें, चलो 1 ले लो, x इक्वल टू 1। तो y माइनस 4 इक्वल टू 1 बन गया बच्चों, ये x की जगह 1 आ गया। तो इससे y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया। तो बच्चों x कोमा वाई इक्वल टू आ गया आपका 1,5 यानी कि y x की जगह 1 और y की जगह 5। ये इसका पहला सॉल्यूशन आ गया दूसरी वाली इक्वेशन का। दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं बच्चों, तब हमें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे हमने। चलो इसका एक सॉल्यूशन और निकाल लो। इस बार ले लो पुट x इक्वल टू 2 ले लें, चलो 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3। आप 2 से भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो बच्चों। थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो जिन पॉइंट के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा है, जिससे कि लाइन खींचने में आसानी रहे। तो x की जगह हमने 3 ले लिया, तो y माइनस 4 इक्वल टू आ गया 3, इससे y इक्वल टू आ गया 7। तो x कोमा वाई इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा अब x की जगह क्या है 3 और y की जगह है 7। ये आ गया। अब चलो इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर पे दोनों एक्सिस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये ओरिजिन, इसको लिख देंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ये वाई एक्सिस होता है। इस पे इक्वल डिस्टेंस पे उसमें ग्राफ के अंदर खाने बने हुए होते हैं, उसमें आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 7 की भी जरूरत पड़ेगी तो 7 तक लेके जाओ, हाँ 7 की जरूरत पड़ेगी। फिर -1 -2 -3 -4 -4। अब बच्चों पहली वाली इक्वेशन को देखो, इन पे नंबरिंग भी लिख देंगे बच्चों, ये 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते चले जाएंगे, इधर -1 -2 -3, ऊपर प्लस के 1 2 3 4 5 बढ़ते चले जाएंगे। 0 से शुरू होते हैं बीच में चारों तरफ, ये 0 से शुरू होंगे, इधर को भी ऊपर को भी इधर भी इधर भी, ऊपर प्लस के, राइट को प्लस के, लेफ्ट को माइनस के, नीचे माइनस के, -1 -2 -3 -4। ये सारी y की वैल्यू है इस लाइन पे, और इस लाइन पे सारी की सारी x की वैल्यू है बच्चों, ध्यान रखना। अब हमें पहले वाले सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन कहाँ गया हमारा, ये था, x और y दोनों को 5 लेना है। x 5 कहाँ पे है, काउंट करो 1 2 3 4 5, x का 5 ये रहा, y का 5 कहाँ पे है 1 2 3 4 5 ये रहा। इन दोनों के सामने की जो लाइन होगी, इन दोनों के सामने का जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 5,5। इस पे पॉइंट लगा के इस पे लिख देंगे 5,5। दूसरा पॉइंट को लोकेट करो, 3,7 कहाँ पे आएगा बच्चों, x की 3 y 7, x 3 कहाँ पे है ये रहा, y 7 कहाँ पे है ये रहा, इन दोनों के सामने जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये क्या, इसका नाम लिख दो 3,7, 3,7। दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच दो स्केल से। ये सारा काम बच्चों पेंसिल से करना है, आपको ग्राफ पेपर पे करना है। हमने पहली लीनियर इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर दिया है बच्चों, देखो सीधी लाइन आई ना, मैंने बताया था ना, हर एक लीनियर इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी, जो ग्राफ आएगा सीधी लाइन आएगी। दूसरे वाली का ड्रॉ करो। दूसरी वाली में क्या था, हमारा पहला सॉल्यूशन था 1,5,
तो x 1 है, y 5 है, 1 के सामने और 5 के सामने ये आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हाँ 1,5 ये हो गया, इस पे लिख दो 1,5। दूसरा पॉइंट था बच्चों इसका 3,7 है, 3,7 इसका भी था भाई, इसका भी था। वाह भाई वाह, ये तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। 3,7 तो हमने ड्रॉ कर ही रखा है, ये ना, इसको और इसको मिला दो। जब इन दोनों को मिलाया बच्चों, तो देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे काट रही हैं, अरे हमने 3,7 पे ही काट रही है, तो बाई चांस ऐसा आ गया, पॉइंट ही सेम आ गया दोनों में, ये अलग भी आ सकता है। तो 3,7 पे दोनों कट कर रही हैं, तो यही सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख देंगे सो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 आंसर। ग्राफ को देख के लिखा है हमने कि कहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, यही इन दोनों लीनियर इक्वेशन का बच्चों सॉल्यूशन है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट रहा होगा बच्चों। थैंक यू समझने के लिए। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, find whether the lines representing the following pair of linear equations intersect of following linear equations intersect at a point, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं या फिर पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट है, ये हमें बच्चों बताना है। वो कह रहा है इनको पेयर को निकाल के बताओ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई हैं, उन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी को हम इसमें लिख देंगे। और वो कंडीशन तीनों क्या क्या है वो आपको याद भी रखनी है, क्योंकि वो आपके काम आएंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, वो आपके याद होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि स्पेशली में याद करोगे, जब 2-4 क्वेश्चन उनके करोगे तो वो याद भी हो जाएंगी, याद करना आसान रहेगा। तीनों पार्ट इसके सेम है, मैं तीसरा पार्ट करा दे रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे बच्चों। 6x - 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें A1/A2 निकालो बच्चों। A1 हो गया 6, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। A1 की वैल्यू है बच्चों 6 और A2 है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3। B1/B2 निकालेंगे। अब B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है बच्चों -1। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का लेना है, अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का लेना है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो बच्चों y को 1y लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है। ये आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, 1 3 जा 3, 3 आएगा ये भी। अब तीसरा निकालो बच्चों, C1/C2 निकालेंगे, तो C1 है हमारा 10 और C2 की वैल्यू है 9, तो ये तो 10/9 ही रहेगा बच्चों। अब आप इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ गए, बट ये डिफरेंट है। तो इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में बच्चों
कोई पैरेलल लाइन है ये, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने तीसरी कंडीशन दिखाई थी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, इनकंसिस्टेंट वाली है पैरेलल लाइंस। यही पूछा उसने और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको। बट ये तीनों चीजें आपको, ये दोनों लिखनी नहीं है, केवल यही लिखनी है, इनको ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। एग्जाम में बच्चों आप हमेशा उतना ही काम कीजिए जितना आपसे कहा गया है, क्योंकि कई बार अगर हम ज्यादा काम करते हैं उसमें गलती होने की संभावना रहती है, तो उस पे एग्जामिनर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसका फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये तो फोर्थ है। थर्ड तो बच्चों ऐसा ही है बिल्कुल, थर्ड आप खुद ही कर लोगे। थर्ड वाले में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो कंसिस्टेंट वाले में अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आ रही है या फिर इंटरसेक्ट वाली आ रही है, तो ये दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट वाली हैं और ये इनकंसिस्टेंट वाली है। तो थर्ड क्वेश्चन भी मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे इसको। फोर्थ में, फोर्थ भी आप कर ही लोगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये भी ऐसा ही है। और अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिफ्थ को देखते हैं बच्चों, चलो यहीं से कर देते हैं, भी जगह है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें बच्चों गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। हाफ पेरीमीटर दिया है उसने 36 मीटर। देखो बच्चों, लेट लेंथ इक्वल टू ले ली हमने एल और ब्रेथ इक्वल टू ले ली बी। अब पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 36, क्योंकि बच्चों पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ जो हो जाएगा, पेरीमीटर तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी और पेरीमीटर का हाफ होता है एल प्लस बी। ये बात बच्चों आपको समझनी जरूरी है ना। बाकी आप चीजों को समझ के करने का तरीका आप अपना रखो हमेशा, कि कभी भी किसी चीज को कॉपी मत करो। अगर आप कॉपी करोगे बच्चों तो आपके याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। अपने तरीके से करोगे तो याद रहेगा। एल प्लस बी 36 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर कह रहा है वो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि ये जो है इससे 4 मीटर ज्यादा है, तो एल माइनस बी, जब ये 4 ज्यादा है इससे, तो जब एल में से बी को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये होगी इक्वेशन 2। बच्चों यहां तक आपको थोड़ा सोचना है, अगर आप चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप इक्वेशन बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। कहीं भी बच्चों कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब इनको सोल्व करने के तरीके जो हैं इससे अगली एक्सरसाइज में है। इस वाली एक्सरसाइज में तो केवल ग्राफ वाला मेथड है, इसने ग्राफ को नहीं बोला है। तो हम जो आगे आएंगे एलिमिनेशन मेथड आएगा, एक एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, उनमें से किसी मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। और उसको सीखने के लिए कैसे होते हैं वो मैं अगली एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब बता दूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को आप जब अगली एक्सरसाइज हो जाएगी तब आप कर लोगे आसानी से। 6th क्वेश्चन, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable। अच्छा,
इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, चलो इसको देखते हैं बच्चों, ये मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन में वो कह रहा है हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें ऐसी तीन इक्वेशन बनानी है। पहली कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो, पैरेलल लाइन बन जाए। वो थर्ड कंडीशन में कह रहा है वो कोइंसिडेंट लाइंस, ये लाइन बन जाए। कहने का मतलब है वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कभी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको पूरा समझना है, आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझना है। सबसे पहले ये देखना है वो हमसे क्या पूछ रहा है, उस चीज को समझना है। फिर ये देखना है उसमें क्या गिवन है, ठीक है, उसको समझना है। जब हम गिवन को देख लेंगे फिर ये सोचना है कि इस गिवन का यूज करके हम कैसे उस नतीजे पर पहुंचे जो उसने पूछा है। ये तरीका है बच्चों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का। अब ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिससे कि ये लाइन और वो लाइन इंटरसेक्टिंग बने। चलो बच्चों पहले में देखो, ये डायरेक्ट दिमाग से लिख दो। इसका एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं जो इसको इंटरसेक्ट करें। हमें इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन सोचनी है, वो होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लिख दो चलो उस कंडीशन को पहले, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग वाली। तो हमें a1 तो ले लो चलो 2 और a3 ले लो, इसमें 3x ले लो। इस चीज को लिख दो, अदर लाइन विल बी, अदर लाइन विल बी। ये तो 2x है तो उसमें आ जाएगा 3x प्लस 2/3 आ रहा है, इसको 5 ले लो प्लस 5y, इसको चाहे सेम रहने दो कोई दिक्कत नहीं है इससे, इक्वल टू 0। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब बच्चों जरा वेरीफाई करना, यहाँ पे ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या बनेगा हमारा, a1 तो है 2, a2 है 3, 2/3 बनेगा। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 निकालो, b1 है 3 और b2 है 5। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, so these lines will intersect, so these lines will intersect, ये इंटरसेक्ट करेंगी। हो गया पहला। इसी तरह से दूसरा करना है। दूसरे की पहले कंडीशन लिख दो बच्चों, क्या है, पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन। अब इक्वेशन लिखो दूसरी, अदर लाइन विल बी, अदर लाइन विल बी। अब हमें ऐसी लाइन लिखनी है बच्चों जिससे कि ये दोनों बराबर आ जाएं। ये दोनों बराबर कब आएंगे, जब इन दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। 5 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से कर दो, चलो 4 से कर देते हैं। 4 2 जा 8 बना दो इसको, 8x प्लस 4 3 जा 12, 12y बन गया। और इसको चाहे कुछ भी रहने दो,
इसको 4 से नहीं करनी, किसी और नंबर से करनी है इसको, चाहे सेम रहने दो इसको। -8 इक्वल टू 0। अब निकालो बच्चों यहाँ पे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, A1 है हमारा 2 और A2 आ गया हमारा 8, यानी कि क्या आया 1 अपॉन 4। B1 अपॉन B2 निकालो, B1 है 3 और B2 क्या आया हमारा यहाँ पे 12, तो ये भी 1 अपॉन 4 आ गया। C1 अपॉन C2 निकालो, -8 था इसमें, इधर भी -8 है, कट के क्या आया 1 आया। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आया। तो कंडीशन वेरीफाई होगी ना ये वाली पैरेलल वाली, तो लिख देंगे सो लाइन विल बी पैरेलल, सो लाइंस विल बी पैरेलल। इसी तरह से बच्चों तीसरी के लिए भी हम खुद सोचेंगे, आप खुद सोचोगे उसके लिए। उसमें ऐसा सोचना है आपको, कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए, वो तब आएगी जब ये तीनों ही बराबर आए। और तीनों बराबर कब आएंगे, जब किसी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर देना, 3 से इसको भी इसको भी इसको भी, तो जो इक्वेशन बनेगी वो इसके कोइंसिडेंट होगी। 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेवन क्वेश्चन, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। हाँ, इन दोनों लाइन को हमें ग्राफ पेपर पे शो करना है बच्चों। ग्राफ पेपर पे शो करना आपने 9th में सीखा है। पहले इस इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कोई भी दो सॉल्यूशन x और y की, मतलब दो वैल्यू निकाल लेंगे, उनको ग्राफ पे लोकेट करेंगे और उनको मिलाती हुई सीधी लाइन खींच देंगे, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। सेम प्रोसीजर हम इसमें करेंगे, दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे x और y के और इसकी हम लाइन खींच देंगे, इसका सॉल्यूशन, इसका ग्राफ बन जाएगा, दोनों के ग्राफ बन जाएंगे। फिर कह रहा है वो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब बच्चों तीसरी लाइन होती है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो उसमें होगा ही सो, तो एक्स एक्सिस को जहां पर ये दोनों लाइन काटेंगी है ना, वो ट्रायंगल बन जाएगा। सपोज करो मैं ये बना दिया मैंने ग्राफ, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने इसकी लाइन को खींचा, मैं एक रफली बता रहा हूं बच्चों, मुझे नहीं पता कहां पे आएगी लाइन, अभी ये एक रफली बता रहा हूं मैं। हमने इसकी लाइन को खींचा तो सपोज करो ये लाइन आ गई, इसको खींचा सपोज करो ये लाइन आ गई, तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस वो ट्रायंगल बन गया। एक ये पॉइंट हो गया इसका वर्टिसिस, एक ये, इन तीनों के आपको कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस बनेंगे उसके कोऑर्डिनेट आपको लिख देने हैं। ये आपको इसका करने का तरीका है बच्चों। अगर आप इसको खुद से सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी अच्छा है। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट्स में लिखिए। और बच्चों थोड़ा सा, वैसे तो मैं जनरली कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को चैनल को, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगता है। अगर आपको लगे ठीक कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चों, तो प्लीज़ ये कर दें और वीडियो को देखते रहें। इसके बाद मैं एक बात और बताऊंगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ केवल वीडियो देखने से भला नहीं होगा बच्चों, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कॉपी और पेन लेकर। जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका भला होगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो तो केवल एक हिंट है, आपको समझने के लिए है केवल, ये आपकी हेल्प करेगी बस। थैंक यू बच्चों।